हेलो फ्रेंड्स। टेक्साच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और कंप्लायंस से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जब आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं अपने कंपनी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में आपको कैसे MDT 14 फाइल करना है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि आपका एड्रेस चेंज करते वक्त आपको कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है एड्रेस चेंज के केसेस में वन स्टेट टू अनदर में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं सिर्फ MGT 14 की बात करने वाला हूँ, क्योंकि MGT 14 एक ऐसा फॉर्म है जो हर तरह के काम के लिए जाता है, रेजोल्यूशन के लिए उसको फाइल किया जाता है। तो इन केस ऑफ एड्रेस चेंज में इसको कैसे फाइल किया जाएगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलो चलते हैं। सब मैं सीधा आपको फॉर्म पे ले जाता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना होता है। नॉर्मली तो एड्रेस चेंज के केसेस में आपको NC 23 GNL 2 आपको ये सब भरना होता है, और फिजिकल कॉपीज भी आपको डिपार्टमेंट में सेंड करनी पड़ती है। सबसे पहला फॉर्म जो भरना होता है वो होता है MGT 14। इसके बाद का ही प्रोसीजर शुरू होता है कि हम डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ, हम एड्रेस चेंज करने वाले हैं, उसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये MGT 14 फॉर्म अप्रूव करेगा डिपार्टमेंट। उसके बाद ही हम अपना आगे जाके GNL 2 और NC 23 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भेजना होता है वो भी भेज सकते हैं। डिटेल के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने इसको डिटेल में बता रखा है। चलो अब चलते हैं MGT 14 फॉर्म पे। तो हम, जैसे आपको पता है कि MCA में अब V3 पोर्टल आ चुका है, तो हमको ऑनलाइन ही फॉर्म्स भरने होंगे। पहले फॉर्म्स डाउनलोड करके आप नॉर्मली भर सकते थे, लेकिन अब ये फॉर्म ऑनलाइन हो गया, तो आपको अपनी आईडी क्रिएट करके उस पर MGT 14 ढूंढना होगा। MGT 14 कहाँ मिलेगा आपको? MCA सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, कंप्लायंस सर्विसेज में, कंप्लायंस सर्विसेज में ये रहा MGT 14। ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे अपने आप कंपनी का सिन डालना है। ये चीज़ ऑटो फिल हो जाएंगी। रेजोल्यूशन डालना है कि हमको क्या रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि समझ लो मैंने नोटिस जो है डिस्पैच किया है, वो आपको बेसिक पता होगा कि 23 दिन के पहले पहले आपको करना होता है। 23 दिन के बाद आप EGM रख सकते हैं। ठीक है, नोटिस का जो क्राइटेरिया होता है। तो समझ लो मैंने 28 तारीख को, समझ लो 28 तारीख को मैंने नोटिस इशू कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि अब भाई मैं मीटिंग करूँगा आज। ठीक है, 17 तारीख को मैं मीटिंग करने वाला हूँ। तो 23 दिन पहले आपको नोटिस डिस्पैच करना ज़रूरी है स्पेशल रेजोल्यूशन के केसेस में, ताकि उनको टाइम मिल जाए इनके इसके बारे में, इस नोटिस के बारे में सोचने का। लॉजिक ये होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको 23 डेज, 21 डेज प्लस 48 आवर्स का रिसीविंग का नोटिस रिसीविंग 48 आवर्स का वो अपन एज्यूम करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये दिया जाता है, यहाँ पे कितने रेजोल्यूशन आपको फाइल करने हैं इस फॉर्म के अंदर। तो जब भी 2 या 3 रेजोल्यूशन फाइल होते हैं, तो यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि कितने रेजोल्यूशन फाइल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हम एक ही करते हैं कि हमको सिर्फ एड्रेस चेंज के लिए रेजोल्यूशन पास करना है। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो यहाँ पर दिक्कत होती है लोगों को, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या चूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करे जाते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, कन्वर्जन से रिलेटेड, शेयर होल्डर को चेंज करने के रिलेटेड, एक बहुत सारे रेजोल्यूशन टाइप के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा है, ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको, इसमें से क्या चूज़ करना है। ठीक है, एक तो चेंज इन एड्रेस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। ये देखो, चेंज इन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लिमिट ऑफ सिटी टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड बट विद इन द सेम ROC एंड स्टेट। ये वाला जो केस होता है ये तब होता है कि मैं जब अपना ROC चेंज कर मतलब अपना जो एड्रेस चेंज कर रहा हूँ वो ऐसी जगह चेंज कर रहा हूँ वो जो सेम विद इन सेम ROC भी है। मतलब दिल्ली, जैसे ROC दिल्ली है, उसी दिल्ली के अंदर है, और स्टेट भी मेरा दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, मतलब मेरा स्टेट भी चेंज नहीं हुआ और ROC भी चेंज नहीं। जब दोनों चेंज नहीं होगा तब मैं ये वाला चूज करता हूँ। ठीक है, नॉर्मल केसेस जो होते हैं यही वाले होते हैं, जिसमें मेरा ना ROC चेंज हो रहा है ना स्टेट चेंज हो रहा है। एक जैसे ROC आपको एग्जांपल दूं मैं, मुंबई और पुणे का। ठीक है, मुंबई का ROC अलग है, पुणे का ROC अलग है, तो वो स्टेट लेकिन सेम है, तो वो वहाँ पे भी ये वाला केस लगेगा नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मुंबई और पुणे ROC अलग हो गया तो फिर वो नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ, मेरा ROC चेंज हो गया लेकिन मेरा स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो वो नीचे वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन में जैसे मैं समझ लो एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूँ लेकिन विद इन सेम ROC है और सेम स्टेट है,
तो ये वाला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस रिजल्टिंग इन चेंज इन आरओसी विद इन द सेम स्टेट। ये जो मैं आपको मुंबई पुणे का एग्जांपल बताया, आरओसी मेरा चेंज हो गया, मुंबई से मैं पुणे गया, आरओसी मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन मेरा स्टेट महाराष्ट्र ही है, तो ये वाला ऑप्शन होता है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस रिजल्टिंग इन चेंज इन स्टेट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम आरओसी और आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसी। मतलब ये क्या होता है कि जब मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा आरओसी भी चेंज हो रहा है इसके अंदर और मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज़ें चेंज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, तब ये वाला ऑप्शन होता है। तो हमारे केस में जो मैं आपको समझाने वाला था, हमारे केस में ये वाला ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर मेरा आरओसी भी चेंज हो रहा है और मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर ये है, ये जो नॉर्मल एमओए होता है इसके अंदर ना तो एड्रेस चेंज वगैरह, जब जब एड्रेस चेंज वगैरह कुछ नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे या ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज नहीं कर रहे, तब ये वाला अल्ट्रेशन एमओए आता है, बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं, तो अपने को ये वाला केस चूज करना होता है, ठीक है। पहले 4 होते थे, ये जिसमें 2 पॉइंट है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सेम आरओसी और एग्जिस्टिंग आरओसी, ये अलग अलग हो जाता है, अलग पहले वाले फॉर्म में। अब ये इनको मर्ज कर दिया गया है, मैं ये वाला चूज करूंगा, ठीक है। कई बार जो एमसीए है वो इसकी वजह से भी सबमिशन दे देती है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स तो कुछ और लगा रहे हो लेकिन चूज कुछ और कर रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेजोल्यूशन, आप बता दीजिएगा कि रेजोल्यूशन किस लिए पास हुआ है, कि मेरे को चेंज इन एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। पोस्टल बैलेट मतलब वो चिट्ठी वाला जो होता है कि यस नो लिख के चिट्ठी डालते हैं, वो वाला सीन है, वो कोई करता नहीं, तो इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे नो ही रहता है। रेजोल्यूशन हमारे शेयर होल्डर्स के द्वारा पास होता है, ठीक है। जो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है, तो हमको शेयर होल्डर से पास कराना होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे आ गया। ये नॉर्मल INC 28 फॉर्म होता है, ये इस केस में भरा नहीं जाता, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बोलता है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन डालो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। तो इसके अंदर MGT 14 में मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाने के लिए जो बोर्ड रेजोल्यूशन था वो, और नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हमने नोटिस भेजा है अपने शेयर होल्डर्स को, वो, ये 3 डॉक्यूमेंट आते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप चाहो तो अगर आप कमेंट डाल सकते हो, हमें उसका फॉर्मेट भी आपको शेयर कर देंगे, अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, हम उसका फॉर्मेट आपको शेयर कर देंगे तीनों का, ठीक है। तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन और नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है, ये 3 डॉक्यूमेंट जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन में हमको लिख के दिखाना होता है कि हमने आज बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, हमारे डायरेक्टर्स ये सारे थे, हमने डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमारी तरफ से अप्रूवल है, हम अपना एड्रेस चेंज करने वाले हैं। फिर उसका तो नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसी बोर्ड रेजोल्यूशन में नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक नोटिस बनाया जाता है जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि हाँ प्लीज़ शेयर होल्डर, आपको ईजीएम, हम इस डेट पे ईजीएम रख रहे हैं, आपको प्लीज़ आना होगा, ये हमारा मैटर है, ठीक है। फिर जब मैटर वो नोटिस हो गया एक पेज का, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि क्यों, डिटेल में समझाया जाता है क्यों एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ से कहाँ एड्रेस करा जा रहा है, ये सब चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में होता है जब रेजोल्यूशन बनता है, जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चला गया, फिर शेयर होल्डर्स घर पे आते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफिस में आते हैं, वहाँ पे बैठ के बात होगी, वहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जब 75% मेंबर्स जो हैं वो हाँ कर देते हैं, वोटिंग पावर वाले, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है वहाँ पे, ठीक है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अब वो वाला स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखा क्या होगा कि ये सारे मेंबर्स थे, आज इस दिन पे ईजीएम रखा गया क्योंकि साल के बीच में कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही होती है, तो साल के बीच में रखा गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, यहाँ पे सारे मेंबर्स आए हैं इस डेट पे, इतने टाइम पे ये रेजोल्यूशन पास हो गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एड्रेस चेंज करने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फाइल होंगी, ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो बंदा है जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन नंबर लिखा जाता है और डेट डाल दी जाती है, कौन सी, जब बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट होती है यहाँ पे, कि कौन से बोर्ड रेजोल्यूशन किस डेट पे पास हुआ था, वो बोर्ड रेजोल्यूशन जिस पे इस बंदे को ऑथराइज करा गया जो साइन करने वाला नीचे, ठीक है। जैसे कि किसी को भी ऑथराइज करा जाता है, नॉमिनी डायरेक्टर्स को ऑथराइज करा जाता है, तो उस डायरेक्टर का दिन, अगर कोई और पर्सन है तो उसका पैन नंबर डाल के यहाँ पे उसका DSC लगेगा, ठीक है। और एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का DSC लगेगा, कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होगा उसका DSC लगा के ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म सेव होगा, DSC लगाना होगा, DSC लगा के पे करना होगा, पे करते ही आपका जो पेमेंट का जो होता है वो क्राइटेरिया होता है 300 से 600 के बीच में डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और डिपेंड करके आपको वो पे करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर।
इसी के साथ ये बेसिक MJD14 जो होता है यही होता है, ठीक है? फाइल कर दिया जाएगा। नॉर्मल होता है, ऐसा कोई पेचीदा काम नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल फाइलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे आपको वो जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ध्यान से आपको देखना होगा कि आपका केस क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना, वरना आपको रिसबमिशन के लिए भेज देंगे, ठीक है? च इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है? मैं ऐसी वीडियोज़ के साथ और आता रहूँगा। मैं GNL2 और NC23 के बारे में बताऊँगा कि उसमें कैसे-कैसे करा जाता है और फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजे जाएँगे। सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।